नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज 2 मार्च है, 2 मार्च 2026 और आज जन्मदिन है एक ऐसे साहित्यकार का जिन्होंने अपना पूरा फोकस, अपना पूरा केंद्र बाल साहित्य पर रखा। बाल साहित्य की चर्चा हमारे साहित्यिक विमर्श में, शायद आप मानेंगे, मुझसे सहमत होंगे, अक्सर हाशिए पर चली जाती है। बड़े विषय, राजनीतिक विषय, दमन इत्यादि कई चीज़ों पर, स्त्री शोषण, इन सब पर बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए हैं, बड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं और इन सब के बीच बच्चे और उनकी दुनिया छोटा विषय मान लिए गए हैं। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो किसी भी समाज की असली संवेदना उसके बाल साहित्य में ही होती है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर सुएज का नाम केवल एक लेखक का नाम नहीं बल्कि कल्पना और भाषा के उत्सव का पर्याय है। 2 मार्च 1904 को जन्मे थियोडोर स्यूज गिजेल, जिन्हें दुनिया डॉक्टर सुएज के नाम से जानती है, इन्होंने बच्चों की किताबों को केवल नैतिक शिक्षा का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि रंगों से, तुकबंदी से, अजीबोगरीब जानवरों से और असंभव सी लगने वाली कल्पनाओं से भर दिया। इनकी किताब पढ़ते हुए बच्चे केवल पढ़ना नहीं सीखते बल्कि वो भाषा से खेलना सीखते हैं, भाषा से प्यार करना सीखते हैं। इनकी एक पुस्तक है द कैट इन द हैट और एक दूसरी पुस्तक है ग्रीन एग्स एंड हैम। ये रचनाएं आज भी इस बात का प्रमाण है कि सरल शब्दों में भी गहरी संवेदना और अद्भुत हास्य रचा जा सकता है। ग्रीन एग्स एंड हैम एक सरल लेकिन अत्यंत ही रोचक कथानक पर आधारित है। एक पात्र है इसमें जिसका नाम है सैम आई एम, मैं सैम हूँ। नामी पात्र का सैम आई एम है और एक दूसरा पात्र है उसका मित्र, जिसको ये सैम साहब ग्रीन एग्स एंड हैम खाने के लिए बार बार कहते हैं। और दूसरा पात्र जो है, करैक्टर जो है, हर बार मना करता है, घर में नहीं, ट्रेन में नहीं, नाव में नहीं, बारिश में नहीं, अंधेरे में नहीं, कहीं नहीं, मैं कतई नहीं खाऊंगा ग्रीन एग्स और हैम। कहानी में लगातार तुकबंदी के माध्यम से अजीबोगरीब परिस्थितियों का वर्णन है। जब वो भोजन प्रस्तावित किया जाता है, जहाँ जहाँ वो प्रस्तावित किया जाता है, वो इतना रोचक है कि बच्चे उससे बंध जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सैम आई एम जो हैं, ये इतनी जिद करते हैं और अपने दोस्त को इतना पटाने की कोशिश करते हैं कि अंततः वो पात्र इसको चखता है और चखने के बाद उसे यह पसंद आ जाता है। ग्रीन एग्स और हैम। शायद डॉक्टर सुएज मैसेज देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से, बच्चों की इस किताब के माध्यम से, कि पूर्वाग्रह नहीं पालने चाहिए, नई चीज़ों को आजमाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। छोटा सा एक वीडियो आपको उसका दिखा रहा हूँ, इंटरनेट में अवेलेबल है। आपको खुद मज़ा आएगा इसको देखकर, सुनकर, और बच्चों को तो निश्चित तौर पर इसके साथ प्रेम हो जाएगा। Are you ready for Dr. Seuss story time, my friend? Stick around and we'll play a fun game at the end. Gather round, everyone. Oh, you too, silly goose. It's time to read Green Eggs and Ham by Dr. Seuss. I am Sam. Sam I am. That's Sam I am? That's Sam I am? Ugh, I do not like that Sam I am. Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam I am. I do not like green eggs and ham. Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. ग्रीन एग्स एंड हैम आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल 50 अलग अलग शब्दों का उपयोग करके लिखी गई है और बड़ी पुस्तक है। आप इसे एक प्रयोग मान सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो पुस्तक के पब्लिशर थे, उन्होंने डॉक्टर स्विस को चुनौती दी थी कि वे सीमित शब्दावली में कोई रोचक पुस्तक लिखकर दिखाएं, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। मात्र 50 शब्द 12 बार रिपीट हुए हैं और पुस्तक बहुत रोचक बनी और बड़ी सुपर हिट रही है। बच्चों में बहुत इसको पढ़ा गया।
और डॉक्टर स्विस ने प्रूव कर दिया कि भाषा की समृद्धि शब्दों की संख्या में नहीं है, बड़े बड़े आडंबरपूर्ण शब्दों में नहीं है, बल्कि उसके सही प्रयोग में है। जैसे इसमें एक आप वीडियो में भी शायद आपको देखने को मिलेगा, एक शब्द बार बार आता है, आई वुड नॉट लाइक देम हेयर और देयर। दूसरा पात्र कह रहा है, मैं कहीं भी नहीं, रात में नहीं, दिन में नहीं, अंधेरे में नहीं, नाव में नहीं, ट्रेन में नहीं, मैं कहीं पर भी इनको नहीं खाना चाहूँगा। ये रिपीटेशन जो है बच्चों को बहुत पढ़ने में भी आसान लगता है और वो अट्रैक्ट होते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि अगली पंक्ति जो इससे मिलती जुलती होगी, तुकबंदी, वो कैसी होगी। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया डॉक्टर स्विस ने खेल में बदल दी और कहानी सतही तौर पर भोजन पर है, बच्चों के लिए है, लेकिन गहरे स्तर पर ये मानवीय जिद और पूर्वाग्रह पर भी टिप्पणी करती है। हम अक्सर बिना अनुभव किए ही निर्णय कर लेते हैं और हमेशा करते हैं, बायस्ड रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ ओपिनियन बना लेते हैं। बच्चों को डॉक्टर स्विस ने इस पुस्तक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, ग्रीन एग्स एंड हैम के माध्यम से ये सिखाया कि बगैर अनुभव किए किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। डॉक्टर स्विस की सबसे बड़ी ताकत उनकी राइम है, ध्वन्यात्मकता है। तुकबंदी इतनी सहज है कि हम, बच्चे तो छोड़िए, आप भी इसे सुनेंगे तो गुनगुनाने लगेंगे। ये कविता और कहानी के बीच की विधा है और डॉक्टर स्विस की मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत थी तुकबंदी के जरिए बांधने की कला। वे अंग्रेजी भाषा को ऐसा मोड़ देते हैं कि शब्द खिलौनों में बदल जाते हैं। बच्चे उन शब्दों को दोहराते दोहराते लैंग्वेज से, भाषा से दोस्ती कर लेते हैं। उनके जो बनाए हुए पात्र हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, लंबी टोपी वाला बिल्ली जैसा एक जीव, हरे अंडे खाने से इनकार करता बच्चा। सिर्फ ये पात्र नहीं है, बच्चों की कल्पना के साथी भी हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाल साहित्य का उद्देश्य केवल कोई मॉरल टीचिंग देना भर नहीं है, सीख देना भर नहीं है, बल्कि जिज्ञासा जगाना है, भाषा से प्रेम करवाना है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, कल्पनाशील बनाना है। जब बच्चा पढ़ता है कि कोई बिल्ली टोपी पहनकर घर में हंगामा मचा रही है, तो वह यह भी सीखता है कि दुनिया वैसी ही नहीं है जैसी वो रोज देख रहा है, उसे बदला भी जा सकता है। जब हम छोटे थे तो हमारी बचपन की किताबें होती थी, चंपक, लोटपोट, नंदन, चंदा मामा। बड़ी समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ बाल साहित्य की रही है। चंपक, लोटपोट, चंदा मामा, ये सब बचपन की एक, ये जो नाम है, बचपन की पूरी दुनिया खोल देते हैं। इन पुस्तकों के रंगीन पन्नों में राजा रानी थे, मोटू पतलू थे, पंचतंत्र की कहानियाँ थीं, जादुई कथाएं थीं और बड़ा नैतिक द्वंद्व भी हुआ करता था। अच्छा हमेशा जीतता था, दुष्ट हमेशा हारता था। और बाद के समय में जब अंग्रेजी दा होने लगे, अंग्रेजी से परिचय हुआ, तो आर्चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। दोस्ती की, किशोर प्रेम की और हल्की फुल्की कॉमेडी उसमें थी। और फिर टिंटिन आया, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। हाँ, एक पुस्तक का नाम तो मैं लेना ही भूल गया, किताब का, पराग हमारे समय में आती थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उसके संपादक तब हुआ करते थे। मैंने शायद कभी ये बात कही भी हो कि मैंने भी उसमें कहानी भेजी थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उसको रिजेक्ट कर दी। वो पत्र मेरे पास आज तक है और ये लिखा कि कहानी पराग के स्तर की नहीं है। तो मेरे बाल मन को लगा ये कहानी बड़ी किसी पुस्तक के लिए है, मैं इतना अच्छा लिखता हूँ। बहरहाल, एडवेंचर्स ऑफ टिंटन में साहसिक यात्राएं थी, रहस्य था और दुनिया को देखने का नया नज़रिया था। टिंटिन के जितने पात्र हैं वो एक से बढ़कर एक है। एक और अंग्रेजी का, मैं नाम भूल गया उसका, एक और बहुत हम लोग पढ़ते थे उस पुस्तक को। बहरहाल, इन सबके बीच में एक साझा तत्व था, पढ़ने की आदत। पन्ने पलटते थे, चित्रों को देखते थे, संवादों को दोहराते थे। और चूंकि उन दिनों अंग्रेजी आना एक आपको एलिट बनाता था, तो रटते भी थे। मैं एक पुस्तक का नाम ही भूल गया जिसका एक पात्र कैकोफोनिक्स था, जो बहुत भद्दी आवाज़ में गीत गाया करता था और मेरे मित्र मुझसे कहते थे तू तो कैकोफोनिक्स है।
और वो सच भी कहते थे, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ आज भी सुरताल के साथ। तो किताबें केवल सूचना भर नहीं देती थी, वे समय का एक निजी संसार भी रचती थी। आज का दृश्य देखिए, बिल्कुल अलग है। मोबाइल स्क्रीन बच्चों की अनफॉर्चुनेटली पहली किताब बन चुकी है। वीडियो, रील्स, गेम, ये सब क्या है? तुरंत संतुष्टि देते हैं, लेकिन धैर्य छीन लेते हैं। और पढ़ना धैर्य मांगता है। डिजिटल माध्यम दृश्य और ध्वनि का एक बड़ा एक्साइटिंग संसार जरूर पेश करते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत छूट गई है। ये कहना बड़ा इजी है पेरेंट्स के लिए भी, हम सब के लिए, कि बच्चे अब पढ़ते नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमने उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त आकर्षक सामग्री दी, उपलब्ध कराई? क्या बाल साहित्य पर भी फोकस बना हुआ है? क्या हमने बाल साहित्य को गंभीरता से लिया? डॉक्टर स्विस की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि उन्होंने बच्चों को बच्चा नहीं माना या छोटा पाठक नहीं माना। उन्होंने भाषा को सरल रखा, लेकिन विचार को कभी सीमित नहीं किया। उनकी चाहे वो ये ग्रीन एग्स एंड हैम हो या द कैट इन द हैट हो, वे पर्यावरण के प्रति प्रेम सिखाते हैं, युद्ध का विरोध सिखाते हैं और इक्वालिटी, समानता जैसे विषयों पर भी बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी एक और किताब है द लोरैक्स। ये पूरे पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना अच्छा संदेश देती है, बच्चों को समझाती है कि पर्यावरण, प्रकृति हमारा मित्र है, लेकिन उपदेश नहीं देती। हमारे देश में भी आज बहुत सारे लेखक हैं जो बाल साहित्य पर लिख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना अट्रैक्टिव लिख रहे हैं या कितना नहीं, लेकिन मुख्य धारा के साहित्यिक विमर्श में ऐसे साहित्यकारों की चर्चा बड़ी सीमित है। पुस्तक मेलों में बच्चों की किताबों पर भीड़ दिखती है, पर आलोचना या समीक्षा का स्तर पर गंभीर बहस कम होती है। पाक्षी में ही आप देखिए, बाल साहित्य पर कुछ नहीं है। समस्या केवल डिजिटल माध्यम नहीं है, समस्या ये भी है कि हमने पढ़ने को परीक्षा से जोड़ दिया है। रटंती विद्या, बच्चा किताब को आनंद के लिए नहीं, अंक पाने के लिए पढ़ रहा है। जबकि डॉक्टर स्विस की किताबें पढ़ने का आनंद देती थी, परीक्षा का हिस्सा नहीं थी, एक प्रकार के आप कह सकते हैं खेल का हिस्सा थी। समस्या पुरानी दुनिया में समाधान जो है वो पुरानी दुनिया में लौटना नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन नई दुनिया में किताब को फिर से जीवित करना है। यदि डिजिटल माध्यम आकर्षक है तो बाल साहित्य को भी उतना ही दृश्यात्मक, इंटरैक्टिव और कल्पनाशील बनाना होगा। पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि घर में किताबें होंगी, यदि रात को कहानी सुनाने की परंपरा होगी, तो बच्चा स्क्रीन से परे होकर अपनी दुनिया खोजेगा। स्कूलों में रीडिंग आवर जैसी पहले, पुस्तकालयों का दोबारा से प्रचलन में आना, स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होना, ये सब आवश्यक है। डॉक्टर स्विस की किताबें इसलिए टिक पाईं क्योंकि वे भाषा की दीवारें पार कर गईं। इसी तरह हमें भी हिंदी और भारतीय भाषाओं में ऐसा साहित्य रचना चाहिए जो बच्चों को अपनी दुनिया में खींचे और इस स्क्रीन की दुनिया से बाहर आए। जब हम चंपक, लोटपोट, चंदा मामा, पराग, टिनटिन इन सबको याद करते हैं तो हम केवल किताबों को याद नहीं कर रहे हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जब पढ़ना एक बेहद रोमांच होता था। डॉक्टर स्विस हमें ये याद दिलाते हैं कि बाल साहित्य किसी समाज की कल्पना शक्ति का बैरोमीटर है, सूचकांक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिज्ञासु बने, प्रश्न पूछें, कल्पनाशील बने, सपने देखें और भाषा से खेलना सीखें, तो हमें उन्हें ऐसा साहित्य, ऐसी किताबें देनी होगी जो उनकी जिज्ञासा को सम्मान दे। देखिए, डिजिटल युग में किताब की जगह खत्म नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता, केवल चुनौती के दौर से गुजर रही है। और शायद यही समय है जब हमें बाल साहित्य को फिर से केंद्र में लाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल स्क्रीन की रोशनी में नहीं, कल्पना की रोशनी में बड़ी हो, सपनों की दुनिया में बड़ी हो। आज जब हम डिजिटल माध्यम, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यम बच्चों का अटेंशन, बच्चों का ध्यान क्षण क्षण में बांट देता है, ग्रीन एग्स एंड हैम जैसी रचनाएं ध्यान की निरंतरता भी सिखाती, केवल पुस्तक पढ़ने का अभ्यास नहीं कराती, जिज्ञासा और धैर्य सिखाती हैं।
डॉक्टर स्विस का पूरा साहित्य इसी एक्सपेरिमेंट पर, प्रयोग धर्मिता पर आधारित है। द कैट इन द हैट अनुशासन और कल्पना के संघर्ष पर है। लोरेक्स, जैसा मैंने कहा, पर्यावरण संरक्षण पर है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर स्विस ने बच्चों को छोटा पाठक नहीं माना। वे कठिन विचारों को सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं, उपदेश नहीं देते। तो मित्रों, ग्रीन एग्स एंड हैम केवल तुकबंदी नहीं है, भाषा, मनोविज्ञान और शिक्षा तीनों का संगम है। और यही डॉक्टर स्विस की सबसे बड़ी सफलता थी। उन्होंने हमें सिखाया कि बाल साहित्य हल्का नहीं होता, बहुत गहरा होता है। बस उसकी गहराइयाँ रंगों और हंसी के पीछे छुपी होती हैं। बाकी संवाद, जहाँ शब्द डरते नहीं, के मंच से आज डॉक्टर स्विस को उनके जन्मदिन के दिन याद करने का सिर्फ यही कारण है कि हम प्रयास करें कि बाल साहित्य के महत्व को समझते हुए अपनी नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को, बच्चों को वापस पढ़ने लिखने वाली दुनिया में लेकर जाए, ताकि जो रील्स पर, ताकि जो स्क्रीन टाइम पर उनका समय लगता है और वो कुछ सीखते नहीं हैं, क्षणिक उत्तेजना के संसार में जाते हैं, बहुत खतरनाक से वीडियो गेम्स खेलते हैं और उसमें फंस कर रह जाते हैं, उनसे हम उनको बाहर निकाल सकें। धन्यवाद।